Welcome viewers. So it is our lecture 2 and it is sexual reproduction in flowering plants. Or before moving forward, I just want to clear one mistake which I did in last lecture. And I think आप लोग को पता चल गया होगा last slide में last lecture की when we were discussing about vegetative propagation and biofilm occurs by, and the correct answer was leaf buds, not axillary buds. So please correct कर लेना. Correct? Okay. So हम आ चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट्स पे, मींस एंजियोस्पर्म्स पे, एंड आई एम वेरी श्योर जो भी मैंने टेबल्स आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में आपको वो अच्छे से समझ आई होंगी. ठीक है, एकदम से रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में भी कई पार्ट्स थे और उसमें हम फाइनली आ गए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स पे. ठीक है, फ्लावर एज यू कैन सी सभी को अच्छे लगते हैं और दीज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर. और जब भी कोई ओकेजन हो हमारे यहाँ, वेदर हैप्पीनेस और कोई सॉरो, flowers are the best representatives, right? So it's a fascinating organ of angiosperms. और you are very lucky that आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ रहा है और so हमें अच्छा भी लगेगा और हमें इस वीडियो के थ्रू फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में जानने का मौका मिलेगा, राइट? सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन बॉटनी तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे तो पसंद है. ओके, तो यहाँ पे आपको ये कौन सा फ्लावर है इस स्लाइड पे? नेचुरली इट लुक्स लाइक हिबिस्कस और गुड़हल का फूल. और हम सब ने बहुत फेमिलियर है हम इस फ्लावर से. और जब मैं पढ़ती थी इंटर हाई स्कूल में, तो आई यूज टू प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम माय गार्डन. और स्टाइल और स्टिग्मा इन सब की स्टडी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको पूरा पिक्चर में, वैसे ही मैं एक एक को अपने घर में जाके सबको बता दी थी कि मम्मा देखो, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, दिस इज पेटल्स, दिस इज सेपल्स एंड ऑल. तो ये एक अच्छा तरीका है फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स रिमेम्बर करने का. आप अपने गार्डन से फूल तोड़ो और अपने घर में सबको दिखाओ और बताओ उन्हें कि ये पार्ट ये है और इस पार्ट का फंक्शन क्या है. एंड ये बेस्ट तरीका है मेमोराइज करने का, आप कभी नहीं भूलोगे, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द, ये पिक्चर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि अगेन ये एक बुक का पिक्चर है. आपको बहुत ये क्लियर पिक्चर आपको कहीं और नहीं मिलेगा. ठीक है, मैं बहुत अच्छी बुक से पढ़ा रही हूँ किसी को और वहां से मैंने ये लिया है. ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आप एक लैटरल सेक्शन, एक लाइन खींच दो यहाँ पे वर्टिकल, तो राइट साइड में सारे फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं और लेफ्ट साइड में सारे मेल स्ट्रक्चर्स हैं. तो मुझे ये इजी और कन्वीनियंट लगा आपको समझाने के लिए, राइट? तो पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, एंड दीज आर कॉल्ड एज स्टेमन. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मोस्टली ये कई होते हैं. सॉरी. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इसमें जो पहला लोब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज कॉल्ड एंथर. और एंथर का जो रोल है वो ये है कि यहाँ पे पॉलन प्रोड्यूस भी होते हैं और स्टोर भी होते हैं. ठीक है, और पॉलन इनके अंदर होते हैं नेचुरली. ठीक, नाउ एक लंबा सा आपको फिलामेंट या स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे, जो कि इसको कनेक्ट किए हुए है पेटल से, एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट स्टॉक, एंड ये सपोर्ट करता है एंथर को. क्लियर? आसान था, कुछ खास टफ नहीं है ये. ठीक, ओके. Now come to the female reproductive structure, and these are collectively called as pistil or female reproductive organs. ये usually ये एक होते हैं या फिर कई हो सकते हैं, बट मोस्टली ये एक होते हैं. ठीक है, और गुड़हल के फूल में जो बीच में ये एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज योर स्टिग्मा, जिसमें सॉरी ट्यूब के जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है विच इज द रिसीविंग एंड ऑफ द पॉलन, और इसे स्टिकी लिप भी कहते हैं कार्पेल की, दैट कैप्चर्स पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, ये जो पाइप है इससे अटैच्ड, दैट इज नोन एज स्टाइल. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इस पाइप को हम स्टॉक कह रहे थे, यहाँ पे इट्स नोन एज स्टाइल दैट सपोज स्टिग्मा. ठीक है, और ये जिस
ओवल टाइप के स्ट्रक्चर से अटैच होती है उसे कहते हैं ओवरी। इट्स अ swollen base of carpel that contains ovules. नेचुरली ओवरी है तो अंदर ओव्यूल्स होंगे और ओव्यूल्स आर sacs that contain female gametes। ठीक है, यहाँ पे होते हैं फीमेल गैमेट्स। और इसके अलावा आप दो अलग स्ट्रक्चर देख रहे हो, पेटल्स एंड सेपल्स, विच आर नॉट सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, दीज आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, पेटल्स कलरफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और सेपल्स फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। करेक्ट, सिंपल था। ओके, लेट्स सी मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि फिलामेंट supports the anther which has cells that undergo meiosis and mitosis to produce pollen grains। मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने सेल डिवीजन के बारे में भी बताया कि पहले मियोसिस और फिर माइटोसिस। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, जब गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं पहले मियोसिस एंड फर्दर उनका नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस होती है। ईच pollen grain contain 2 sperms। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में लिखा हुआ है कि अ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स इन ईच ओव्यूल, हर एक ओव्यूल के अंदर, एंड एग फॉर्म्स इनसाइड ईच फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट और सॉरी ओव्यूल, अ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स इन ईच ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट और उसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आप लेयरिंग याद रखोगे। ठीक है, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये है आपका ओव्यूल, ये अगर आपका है फीमेल गैमेटोफाइट, और ये है आपका एग। ठीक है, सबसे अंदर प्रोटेक्टेड। ठीक है, now one more thing which is written in the pink on this slide is that in plants alternations of generations exist, which means that where the members have haploid and diploid phases. ठीक है, the plant's haploid phase is called gametophyte and the diploid phase is called sporophyte. ठीक है, ये आपने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कुछ हैप्लॉइड और कुछ डिप्लॉइड स्टेजेस आती हैं, और ये ट्रू है आपके हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होती थी, और रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉइड होते हैं उनमें गैमीट्स बनने के पहले मियोसिस होती है, उनका नंबर एन करने के लिए क्रोमोसोम का। तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेजेस को रिप्रेजेंट करती है। और हैप्लॉइड फेज गैमेटोफाइट होती है, और डिप्लॉइड फेज को हम प्लांट के केस में स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दैट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ अलग इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ अलग इवेंट्स होते हैं, और आज इस स्लाइड में वी विल डिस्कस अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। And on the bottom of this slide, sorry, on the right corner of this slide, there's a structure of a typical stamen and a three-dimensional cut section of an anther. ठीक है, तो इस पिक्चर के थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन मेल ऑर्गेन्स। ठीक है, सो क्या होता है, मैंने बताया था स्टेमन से शुरू किया था हमने फ्लावर स्ट्रक्चर में, जो कि एक लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट होता है। अब यहाँ पे बात समझने की क्या है, हम स्ट्रक्चरल डिटेल्स की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन के थ्रू आपको समझाया गया है, एक लोब इधर और एक लोब इधर। ठीक है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, और द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, है ना, ये दिस वन, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड, याद रख लेना प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो है प्लांट के पेटल या थैलेमस से अटैच होता है, पेटल को थैलेमस भी कहते हैं। ठीक है, ओके, और बिकॉज एंजियोस्पर्म्स के एंथर, ऑब्वियसली हम यहाँ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म्स के एंथर बाइलोब्ड होते हैं, और दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायथिकस। ठीक, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और
ये कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट करता है, बिकॉज एक ही चीज को जब कई बार कुछ अलग अलग नाम दिए जाते हैं और हमारे दिमाग में एक नाम फिट होता है और दूसरा हम भूल जाते हैं, और एग्जाम में हम दूसरे नाम से एनकाउंटर होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी को थोड़ा शार्प करने की जरूरत है। और अगर आप कनेक्ट कर सकते हो दो नामों में, जैसे बायलोब्ड एंड डायथिकस, है ना, जहाँ पे थिका की बात आ गई, थिका, इट इट रिजेंबल्स टू थैलेमस, तो हमारा माइंड कहना चाहिए कि अच्छा, थैलेमस से तो हमारा स्टेमन अटैच होता है, तो इट मे बी ये स्टेमन की या एंथर की बात कर रहा है। और क्योंकि डाई है तो इट मीन्स बायलोब से मिलता जुलता है, तो ये एंथर की बात कर रहा है ना। थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब इसकी बात हो गई, बायलोब की बात हो गई। अब क्या है कि जब हम इसकी बात करेंगे आपके कट सेक्शन की, एंथर की, है ना, हमने एंथर लिया और उसका 3 डायमेंशनल कट किया, मतलब समथिंग इज लाइक दिस, ये मेरा पेन है पॉइंटिंग, और हमने इसे ऐसे कट किया। ठीक है, जब ऐसे कट किया तो जो ये फ्रंट एंड है सर्कुलर सा, ये ओपन होके सामने आ गया, और यही आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है एंथर का कट एंड, है ना। हमने ऐसे कट किया यहाँ पे, और ये पार्ट सर्कुलर ओपन हुआ और ये ऐसा दिख रहा है। तो जब आप ऐसे देखोगे तो आप देखोगे कि ये कुछ 4 तरह के लोग आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे अगर आप एक इमेजिनरी एक्सेस खींचते हो, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस अगर खींचते हो, तो आप ये पाते हो कि इसका जो राइट साइड है वो पूरा का पूरा सिमिलर है टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिमेट्री है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री है, जिसमें दो पार्ट्स जो है एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, जैसे हमारी एक बाइलैटरल सिमेट्री है, राइट। तो अब इन्हें कहा गया है 4 साइडेड और टेट्रागोनल। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे 4 लोब्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, है ना, चारों कॉर्नर में, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर में लोब्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। देखो, 1 2 जो पिंक शेड में है, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नाउ जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने वहां पे एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देख लिया। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं। देखो, ये वही 4 लोब्स है ना जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, है ना। हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो लगभग सर्कुलर दिख रहा है आपको, है ना, सर्कुलर दिख रहा है आपको। ओके, और ये जनरली 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होता है। और ये वॉल लेयर्स जो है वो बाहर से अंदर की तरफ, है ना, ये बाहर से अंदर की तरफ होती है, आउटसाइड है, और ये है इनसाइड। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथिकम, मिडिल लेयर्स एंड टैपेटम, है ना। यहाँ पे आप देखोगे बाहर से एपिडर्मिस, एंडोथिकम और मिडिल लेयर्स है समथिंग, और फिर लास्ट में आपका टैपेटम जो कि एक्चुअल माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड किया हुआ है, राइट। ओके, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। डेहिसेंस मतलब क्या होता है कि सूख जाना। जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो वो जो है बर्स्ट हो जाता है, और वहां से पोलन ग्रेन रिलीज होके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने का काम करती है। एंड द सेल्स ऑफ द टैपेटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये आपको याद रखने की जरूरत है, दैट्स व्हाई मैंने इसे रेड में हाईलाइट किया हुआ है आपको, राइट। ओके, एंड the point which is highlighted in yellow here is that tapetal cells में एंडोमाइटोसिस होती है। एंडो से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है, शायद इसलिए यहाँ पे एंडोटर्म यूज किया गया है। माइटोसिस हम जानते हैं। तो टैपेटल सेल्स में माइटोसिस होती है, where nucleus in the nuclear membrane divides but cytokinesis does not occur and therefore they are bi or polynucleate। मैंने आपको बताया है कि इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। इस येलो हाइलाइटेड रेक्टेंगुलर राइटिंग में बताया गया है कि मल्टीपल न्यूक्लियस किसी भी सेल में कब होगा, जब न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, करेक्ट, और इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। क्लियर हो गया? नाउ
अब हम धीरे धीरे और अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं। एंथर से हम माइक्रोस्पोरेंजिया में आए, माइक्रोस्पोरेंजिया से अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन बनाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पे formation of microspores from pollen mother cell. Yes, formation of microspores from pollen mother cell और PMC। ठीक है, pollen को बनाने वाली cells pollen mother cells। नेचुरली गैमीट्स बन रहे हैं तो मियोसिस के थ्रू बनेंगे। सॉरी, व्हेन द एंथर इज यंग, ठीक है, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। देखिए, मैंने आपको कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स बताए थे फ्लावर स्ट्रक्चर की स्लाइड में, जहां मैंने आपको स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक टर्म्स के बारे में बताया था कि हर प्लांट के दो फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉइड होता है और एक हैप्लॉइड होता है। बात समझने की ये है कि जब एंथर यंग होता है, जब उसको अभी वो पॉलन बनाने के स्टेज में नहीं आया, वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो स्पोरोफिटिक सेल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, when anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium, है ना। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोफिटिक यानी कि 2n सेल्स होती हैं। बट जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स मियोटिक डिवीजन करती हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, वी विल गेट टू नो सून। ठीक है, as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। यानी ये कह रहा है कि हर एक स्पोरोफिटिक सेल जो कि 2n होती है, ये माइक्रोस्पोरोजिनस टेट्राड बनाती है। टेट्राड मतलब सिंपल, अगर एक सेल से 4 सेल्स बन जाती हैं, एन 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 एन, है ना। पहले मियोसिस हुआ और फर्दर माइटोसिस हो गया, मियोसिस हुआ तो एन एन बन गई और उन दोनों में माइटोसिस हुआ तो एन 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 4 सेल्स बन गई। करेक्ट, ये तो बहुत सिंपल है। तो हर एक स्पोरोफिटिक सेल पोटेंशियल पीएमसी होती है, पॉलन मदर सेल, क्योंकि हर एक में ये टेंडेंसी है एन नंबर पॉलन बनाने की, है ना, कैरिंग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड नेचर इज वेरी डाइवर्स एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, और उसने आपको कितनी वैरायटी के और कितने ब्यूटीफुल पॉलेंस दिए हुए हैं। और स्ट्रक्चर आपका ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है कुछ पॉलन ग्रेन्स का। देखिए, हम सेल के अंदर की चीजें कैसे देख पाते हैं, या हम सेल्स को भी कैसे देख पाते हैं, इन सबका जो आंसर है वो है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता गया। और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है जिसमें आपको कलरफुल पॉलेंस दिख जाते हैं, राइट। मे बी यू आर नॉट एबल टू सी दीज थिंग्स फ्रॉम योर नेकेड आई, क्योंकि वो बहुत टाइनी होते हैं। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक, आपको याद रखना है, इट्स नॉट एंथर, इट्स पॉलन ग्रेन विच रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये आपने एनकाउंटर किया होगा जब आपने गुड़हल के फूल के टॉप को टच किया होगा, स्टिग्मा स्टिग्मा नहीं सॉरी, उसके स्टेमन से निकले हुए वो येलो पाउडरी सब्सटेंस आपके फिंगर पे आ जाता है, and that is pollen, and they have a variety of structures, mostly ये circular होते हैं, having 25 to 50 micrometers in diameter, and इनके पास prominent two layered wall होती है, क्योंकि ये भी एक तरह से इनको अपने अंदर का स्पर्म लाइव रखना है फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इनकी जो 2 लेयर वॉल होती है, आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं। इट इज अ हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, मतलब चाहे जितना टेम्परेचर हो, चाहे आप इस पे एसिड डालो या बेस डालो, ये अपने अंदर के मटेरियल को डिग्रेड नहीं होने देता, क्योंकि ये खुद ही उसको रेजिस्ट करता है। एंड आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं फाइंड आउट किया गया है जो कि स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। एंड पोलन ग्रेन एंजाइम हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स, है ना। इसमें थोड़े पोर्स भी होते हैं, जैसे मान लो कि ये पोलन का स्ट्रक्चर है, जस्ट मिनट, जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर है पोलन का, इसमें बहुत टाइनी टाइनी पोर्स भी होते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है ना, यहाँ पे इन रीजन्स में, क्योंकि पोर्स है तो स्पोरोपोलिन नहीं होगा। और द एग्जाइम एग्जिबिट्स
a fascinating array of patterns and design जो कि आप देख रहे हो, and pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. यहाँ पे जब हमने पोर्स की बात की थी, पोर्स शायद इसलिए होते हैं ताकि एयर अंदर पास आ सके, पर ये होल्स इतने टाइनी होते हैं कि इसके अंदर कोई एसिड या एल्कली जो है एंटर नहीं कर सकता, राइट? So I'm going to end this lecture here now, and in the coming few lectures, we will continue about this sexual reproduction in flowering plants. Till then, please revise.